मेरा नाम एलेक्स है और ये घटना जब घटी तब मैं 14 साल का था। वो साल 2016 था और तब मैं जोकोरो के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। उस टाइम मैं घर पर अकेला था क्योंकि मेरे माता पिता मेरे दादा दादी के घर गए हुए थे और वहाँ करने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पे बुला लिया। उनके नाम जॉन, रायस, सारा और एमा थे। हम सब ने साथ में वीडियो गेम्स खेली। फिर ब्राइस ने कहा कि मेरे घर के पीछे वाले जंगल में खेलना सही रहेगा। हम सब उस जंगल में चले गए। मेरा दिल तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम तकरीबन 20 या 30 मिनट तक उधर ही थे। हम बस टहलने गए थे उधर। फिर हमें किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या बकवास है, जॉन ने कहा। फिर एमा ने कहा, आजो देखने चलते हैं। जब हम वहाँ देखने के तो पेड़ के ऊपर एक जोकर बैठा हुआ था। जॉन ने कहा, ए सैम, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने जॉन को कहा, चुप रहो। उस जोकर ने हमारी ओर देखा। रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो चुका था। उसने एक ब्लैक विग पहनी हुई थी और उसके कपड़ों पे ब्लैक डॉट बने हुए थे। वो हमें देखकर मुस्कुराने लगा। मैं ये देखकर डर गया क्योंकि उसके एक हाथ पर बहुत बड़ा चाकू था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच्चे अभी नहीं समझोगे, अगर मैंने दिखाया तो जरूर समझ जाओगे। मैंने जॉन को कहा, भागो। हम सब अलग अलग दिशा में भाग गए। फिर हमने पुलिस को कॉल करके पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन सारा हमारे साथ नहीं थी। फिर पुलिस ने हमें बताया कि उस आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया था क्योंकि वो ड्रग्स पर था और उसने अपनी बीवी की लाश को एक सफ़ेद कंबल पे लपेटा हुआ था और सारा नदी में गिरकर डूब गई जब वो आदमी गया वहाँ से। ये पूरी बात मैंने अपने माता पिता को बताई और उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़कर जाएगी घर पर। मैं अब 19 साल का हो गया हूँ और वो घटना जो मेरे साथ घटी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो वास्तव में मेरे साथ घटित हुई थी। इसलिए छुट्टियों के लिए मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने रात में अपने दोस्त के गांव जाने का फैसला किया। दूसरे दिन हमने गांव की सड़कों पर घूमने का फैसला किया। वास्तव में शांति थी और उस क्षेत्र में केवल कुछ ही घर थे। वह सर्दियों की रात थी, इसलिए मौसम बहुत कोहरा था और हम दूर तक कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जिन सड़कों पर हम चल रहे थे उनके दोनों ओर पेड़ों की कतार थी और चावल के बड़े बड़े खेत थे। उनके पार आप दिन के उजाले में भी एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब हम चल रहे थे तो हमारा एक दोस्त बहुत डरा हुआ था। मैंने जोर से शोर करने के लिए पेड़ों में छोटी शाखाएं और छड़ें फेंक कर उसे और अधिक डराने की कोशिश की। एक समय तो वह मुझ पर बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। कुछ मिनट चलने के बाद हम सभी ने पेड़ों पर कुछ सुना। मैंने अपने दोस्तों से कसम खाई कि यह मैं नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कुछ मिनटों के बाद यह फिर से हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि यह मैं नहीं था और हम सभी एक ही समय में ठिठक गए। हमने पेड़ से कुछ गिरते देखा और हमारे सामने स्थिर खड़े रहे। कोहरे के कारण हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। हमने अचानक विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, जहां से हमारा घर था। वह चीज उड़ती हुई चली गई। पेड़ हमसे कुछ मीटर आगे गिरे और हम चौंक गए, लेकिन अचानक हमारे पीछे से एक सफेद आकृति आई। वह दाढ़ी वाले सफेद कपड़ों वाला एक विशाल आकार का आदमी था। उसने हमें अपने पीछे चलने और डरने के लिए नहीं कहा। हम इतने डर गए थे कि हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और जब हम थे तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसका अनुसरण करते हुए हमने अब उस प्राणी को नहीं देखा जो पहले हमारा पीछा कर रहा था। सौभाग्य से वह आदमी हमारे घर के ठीक बगल में रहता था और उसने हमें रात में बाहर न जाने के लिए कहा। हमने अगली सुबह सभी को सब कुछ बताया और उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर के बगल में कोई नहीं रहता है।
तभी हमने अपना बैग पैक किया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। यह हमारे इलाके में एक बूढ़ी औरत के साथ हुआ। कुछ साल पहले हम चौल टाइप इलाके में रहते थे, जहां सभी के घर एक दूसरे के बहुत करीब थे। हमारे इलाके में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। सभी के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे। यह मानते हुए कि वे एक दूसरे के साथ स्कूल गए थे, इसलिए कभी कभी वे एक दूसरे के घर खाना खाने जाते थे। खासकर उनमें से कुछ जो साथ काम भी करते थे, उनमें से एक की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इसके कुछ सप्ताह बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को उस बूढ़ी महिला का बेटा रात की ड्यूटी पर था, इसलिए उसने सोचा कि यह वही है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि यह उसके बेटे का कोई दोस्त था, इसलिए उसने उससे पूछा कि वह इस समय यहां क्या कर रहा है। उसने उससे कहा कि उसे भूख लगी है। वह सहमत हो गई और उसे अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने खाना खाते समय बातें की। खाना खाने के बाद वह उसे अलविदा कहकर चला गया। वह भी जागने के बाद दरवाजा बंद करके सो गई। वह अपनी दैनिक दिनचर्या कर रही थी और सोच रही थी कि क्या हुआ रात को। जब उसने मन में उत्तर दिया कि पिछली रात क्या हुआ था, तो वह बहुत डर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो रात में आया था वह कोई और नहीं, बल्कि वह आदमी था जो कुछ हफ्ते पहले मर गया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने हमें अपने बेटे को बताया था और उसके पड़ोसियों ने, उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि वह उस रात घर पर क्यों आया था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वह अपना आखिरी खाना खाना चाहता था। मैं 30 साल की हूँ। जब ये हादसा मेरे साथ हुआ तब मैं 13 साल की थी। तब मेरी माँ 2 पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। वो एक स्टोर और बार में काम करती थी। रोज मैं टीवी देखकर और खाना पकाकर रोज शाम ट्यूशन के लिए निकल जाती थी। ट्यूशन से घर आने के बाद रात हो गई थी। मैं सोफे पर टीवी देखते देखते आइसक्रीम खा रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक की। मुझे लगा कि वो शायद मेरी माँ होगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक बुढ़ा आदमी था। उसने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे। मैंने कहा, कौन? तभी उसने बोला, नमस्ते, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं? मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ काम पर गई है और वो उससे कल मिलवाएंगी। फिर वो गंदे तरीके से हंसने लगा और फिर कहा, अच्छा, तो तुम अकेले हो मतलब? मैंने हाँ में जवाब दिया। तभी वो दोबारा गंदे तरीके से हंसने लगा और फिर उसने कहा, अच्छा सुंदर लड़की, रात में अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे उससे बात कर काफी अजीब लगा। मेरे मन में उसके ख्याल आ रहे थे। उसके चश्मे काफी पुराने थे, उसके बाल नहीं थे और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, जो बता रहे थे वो ज्यादा सोता नहीं था। मेरे मन में ऐसे ख्याल चल रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक की। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। दरवाजे को खोलने से पहले मैंने चेन लगा दी और ऐसा करना काफ़ी सही था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ये दरवाजे में जो भी था वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगा। जैसे ही मैंने देखा, वो वही बुढ़ा आदमी था। फिर उसने बोला, ही, मैं निश्चय हो रहा था कि तुम ठीक हो। मुझे ये यकीन हो गया था कि ये आदमी पागल है, लेकिन वो तो दरवाजे को धक्का दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके निचले हाथ में क्या है। लेकिन वो तो लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से बोला, मैं ठीक हूँ, जाओ। मैंने बहुत बड़ी मुसीबत को अपने हाथ में डाल दिया था। मैंने अपने आप को कंबल से ढका हुआ था। पता नहीं वो आदमी मुझसे क्या चाहता था।
लगभग मैं आधे घंटे तक ऐसी ही बैठी रही। तभी मैंने टीवी का चैनल बदलने का सोचा। तभी मैंने टीवी देखते देखते देखा, हे, बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो वही बुढ़ा आदमी था। वो मुझे बाहर आने का कह रहा था। अब उसकी आंखों से मुझे डर लगने लगा था। मैं जोर से बोली, जाओ। तभी वो वहां से चला गया। तभी वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। ये सुनकर मैं काफी डर गई। ये कहकर वो वहां से चले गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई और उन्होंने मुझे डरा देख कर गले से लगा लिया। फिर हमने पुलिस को कॉल करके पुलिस को मैंने सारी बात बताई। और मैं आज भी सोचती हूँ कि वो मुझसे चाहता क्या था। अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। यह मेरे परदादा की कहानी है जो 1930 के दशक के आसपास आयरलैंड में घटित हुई थी। देर रात मेरे परदादा आयरलैंड में अपने पसंदीदा बार में थे। उस रात वह सामान्य से अधिक देर तक रुका। वह लगभग 1 बजे तक घर भी नहीं गया, जब अंततः वह इतना शांत हो गया कि घर चल सका। उसे याद आया कि वहां सामान्य रास्ते पर निर्माण कार्य हो रहा था, इसलिए घर जाने का एकमात्र रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाना था। उन्होंने कहा कि वह इस बात से घबरा गए थे कि वहां कितना सन्नाटा था और उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें देख रही है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाला था, उसने एक आदमी की आवाज सुनी जो कह रहा था, माफ करें, क्या आपके पास लाइट है सर? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं जलाता हूं, मुझे इसे जलाने दीजिए। जैसे ही लाइटर जला, वह जमीन पर गिर गया। वह उसे लेने गया, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। जैसे ही वह लाइटर पकड़ने के लिए नीचे झुका, उसे खुर दिखाई दी, जो खुर किसी घोड़े के नहीं बल्कि बकरी के थे। वे बहुत बड़े थे और केवल 2 ही थे, मनुष्य के पैरों की तरह। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह भयभीत हो गया और इसका वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जा सकता था वे थे वह चीज। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या देख रहा है, तो वह इतनी तेजी से भागा कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। उस रात के बाद मेरे परदादा आधी रात के बाद कभी उस बार से बाहर नहीं निकले। वह नहीं जानता कि उसने क्या देखा और उससे क्या बात की, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता है कि यह किसी भी प्रकार का प्राकृतिक जानवर या इंसान नहीं था। उसने सोचा कि यह कोई राक्षस या शैतान ही हो सकता है। वह कभी नहीं जानता था और न ही उसने कभी ऐसा चाहा था। मेरा नाम बेली है। मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है और मेरे भूरे बाल और भूरी आंखें हैं। ये कहानी तब की है जब मैं 13 साल की थी। वह शनिवार की सुबह थी और मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीनई के साथ कुछ देर के लिए सो सकती हूँ। मीनई के काले बाल और भूरी आंखें थीं और उसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 2 इंच थी। वह उन सभी जोकरों के बारे में सोचकर झिझक रही थी जो आस पड़ोस में घूम रहे थे। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अंत में उसने हाँ कहा। मैंने मीनई को फोन किया और उसे बताया कि वह शाम 7 बजे के आसपास आ सकती है। बाद में उस शाम मीनई आई और हम सोफे पर बैठ गए और वांसी एंटरटेनमेंट देखने लगे। लगभग 20 मिनट बाद मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और भाई के साथ किराने की दुकान पर चली गईं और हमें घर पर अकेला छोड़ दिया। हमें भूख लगने लगी और हमने पिज्जा ऑन ऑर्डर करने का फैसला किया। हमारे ऑन ऑर्डर देने के लगभग 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। जब मीनई पैसे लेने गई तो मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबा आदमी था। मेरा अनुमान है लगभग 6 फुट 1 इंच, जो लाल टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए था। उसने मुझे घूर कर देखा और मुझे पिज्जा पकड़ा दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं मूर्ख थी। मैंने उससे कहा कि वे उस समय घर पर नहीं थे। फिर उसने डरावनी मुस्कान दी और शुक्र है कि तभी मीनई पैसे लेकर आ गई। मुझे लगता है कि वह बता सकती है कि वह असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने उसे पैसे दिए और दरवाजा बंद कर दिया। हमने खाना खाया और फिर एपिसोड खत्म करने के बाद अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर जाने का फैसला करने से पहले लगभग 1 घंटे तक साथ रहे। लगभग 10 बजे वह पानी लेने के लिए नीचे गई। जब वह पानी पी रही थी, मैंने अपनी पेंट्री से कुछ हलचल की आवाज सुनी। मैं असमंजस में थी
क्योंकि बाकी सभी लोग सो रहे थे और मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं था जो इतना शोर कर सकता था। मैं अपनी माँ को लेने के लिए ऊपर की ओर भागी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। इस बिंदु पर मैं घबराने लगी थी। वह वापस अपने शयन कक्ष में गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने मीनई को जगाया और उसे बताना शुरू किया कि क्या हो रहा था। तभी हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दस्तकें इस हद तक पीटने में बदल गईं कि जो कुछ भी था वह दरवाजा तोड़ने वाला था। हम चुपचाप खिड़की से बाहर कूद गए और झाड़ियों में उतर गए। फिर मैंने 911 डायल किया और उन्हें बताया कि कोई मेरे घर में है। लगभग 5 मिनट बाद पुलिस आई और घर की तलाशी लेने लगी। अंदर जाने के कुछ ही देर बाद वे एक जोकर के साथ बाहर आए। पैरामेडिक्स भी मेरी माँ के साथ बाहर आए और उन्हें अस्पताल ले गए। सौभाग्य से वह मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। जब पुलिस जोकर को कार में डाल रही थी, उसने हमारी ओर देखा और फिर हमें बहुत डरावनी मुस्कान दी। अगली सुबह एक अधिकारी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया। अधिकारी ने हमें बताया कि एक जोकर खुद को पिज्जा डिलीवरी मैन बताकर लोगों के घरों में जा रहा था। इस पूरी घटना में परेशान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें बिस्तर के नीचे एक पिज्जा बॉक्स मिला है जिसमें एक तेज चाकू छिपा हुआ है, वह हमें नींद में मारने की योजना बना रहा था। हम सुरक्षित होने से बहुत खुश थे और मेरी माँ भी आज तक अस्पताल से लौट आई थी। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि अगर वह उस रात पानी लेने के लिए नीचे नहीं जाती तो क्या होता। जब मैं 18 वर्ष का था तो मुझे मानव आत्मा में बहुत रुचि थी, इसलिए मैं हमेशा इसके बारे में इंटरनेट पर खोजता रहता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मानव आत्मा पर चर्चा करने वाली एक बैठक थी और मैंने अपने दोस्त शॉन के साथ उस बैठक में जाने का फैसला किया। लेकिन जब हम बैठक स्थल पर पहुंचे तो वहां केवल लोग थे, मैं, शॉन और बैठक नेता। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन बैठक का नेता बहुत जानकार व्यक्ति लग रहा था। उन्होंने हमें आत्मा के बारे में जानकारी समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा होती है, लेकिन वास्तव में उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या 2 लोगों की आत्माएं एक में विलीन हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, आप और मैं एक हो सकते हैं। पृथ्वी पर सभी आत्माएं अंततः एक हैं। मैं उत्सुक आंखों से उसकी कहानी सुन रहा था, लेकिन जब मैंने शॉन की ओर देखा तो वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। शॉन ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, यह व्यक्ति थोड़ा अजीब लगता है, चलो घर चलते हैं। मुझे मजा आ रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। हमने समूह के साथ कुछ देर तक बातचीत की और अंततः मैं घर जाने के बारे में सोचने लगा। तब बैठक नेता ने हमें न जाने के लिए कहा। शॉन और मैंने कहा कि हमें जाना होगा और जाने के लिए उठे। मीटिंग लीडर ने अचानक अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बुदबुदाते हुए शॉन की ओर देखा। उसकी आंखें कातिलाना थीं और उसके हाथ में कोई गहना जैसी दिखने वाली चीज थी। सीन, भागो! मैं चिल्लाया। उस समय बैठक के नेता ने शॉन के सिर पर एक लाल रत्न मारा और शॉन बेहोश हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक कांच की बोतल निकाली और शॉन के मुंह पर रख दी। फिर उसने कहा, भगवान, मैं ये आत्मा ले लूंगा, मैं इसे कृतज्ञता पूर्वक खाऊंगा। फिर उसने बोतल अपने मुंह के पास उठाई, हवा में सांस ली, ढक्कन बंद किया और वापस अपनी जेब में रख लिया। मुझे नहीं पता था कि शॉन जीवित था या मर गया था, और मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मुझे अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी। बैठक के नेता ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम कहो कि तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो तो मैं तुम्हारा सिर तोड़े बिना ही तुम्हारी आत्मा ले सकता हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो? उसने अपनी दूसरी जेब से एक कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोला। मैं घबरा गया, लेकिन मैं उस पर चिल्लाया, मेरा सिर पत्थर से भी सख्त है और कभी नहीं टूटेगा। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अंततः मुझे फिर से एक छेद करना पड़ा। उसने एक कांच की बोतल निकाली और धीरे धीरे मेरे पास आया। मेरे दिल की धड़कन की आवाज मेरे कानों में इतनी तेज थी कि लगभग सुनाई देती है, गड़गड़ाहट की तरह। उसी क्षण उसने फिर से लाल मणि पकड़े हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और मुझे मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से हिन का मुकाबला किया और उसे फर्श पर गिरा दिया, और फिर मैंने उसके हाथ से कांच की बोतल छीन ली और उसे मारा इसके साथ सिर। बोतल टूट गई और वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, नहीं, ये तुम्हारा घर है। वह रोया और अपने नंगे हाथों से टूटी हुई बोतल उठाई। मैंने शॉन की मदद की और हम भाग गए। सौभाग्य से शॉन उसके पास आ गया। थोड़ा समझो। ओह, तुम अभी भी जीवित हो। मेरे बेटों, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझ में शाश्वत विश्राम है। मैं बाहर भागा और पुलिस को फोन किया। नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस को उसके तहखाने में प्रदर्शन के लिए दर्जनों बोतलें मिली। बोतलों पर लोगों की छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई थीं। जब पुलिस ने पूछा कि बोतलें क्या हैं, तो वह मुस्कुराया और कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन पर मैंने अब तक ध्यान दिया है। वे अब मेरी दुनिया में हैं और वे हमेशा मेरे भीतर रहेंगी।
उन्हें दर्जनों लोगों के नाम पसंद आए। मैं शॉन को अस्पताल ले गया और सौभाग्य से वह ठीक हो गया। अगर मैं शॉन के साथ नहीं भागा होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ क्या होता। मैं और मेरी बीवी को साथ रहते हुए 4 साल हो गए और इस साल हम अपने पसंदीदा घर में चले गए। वो काफी साफ सा घर था, पर वो घर लगभग 150 साल पुराना था। वो काफी छोटा सा इलाका था और जो चीजें हमें चाहिए होती थी वो थोड़ा घर से दूर थी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि हमारे घर भूतिया है। उसने कहा कि जब भी वो बेसमेंट में जाती है तो उसे तरह तरह की आवाजें आती हैं। मैं बेसबॉल बैट लेकर गया कि क्या पता कोई बेसमेंट में छुप रहा हो, पर अंदर कोई नहीं था। उसके दोस्त परेशान होने लगे उसकी जहनी हालत को देखकर। वो उनको आवाजों का बताती थी जो उसको सुनाई देती। हमने डॉक्टर को दिखाया पर उन्हें कुछ गलत नहीं मिला। फिर हमने किसी तांत्रिक को बुलाया ताकि वो हमारी कोई मदद कर दे और वो मान गया। फिर मेरी बीवी के साथ कुछ नहीं हुआ जब वो तांत्रिक गया। फिर उसको आवाजें आना बंद हो गई, पर उसको अकेले रहना पसंद नहीं था उस घर। एक दिन मेरी एक बिजनेस ट्रिप थी, इसका मतलब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँगा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो अपने फ्रेंड को बुला ले ताकि वो उसके साथ रह ले। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको आवाजें आना बंद हो गई हैं। ट्रिप के बाद मैं घर आया, मुझे जोर का झटका पड़ा। मुझे अपनी बीवी की लाश ऊपर लटकी हुई मिली। उसने एक नोट लिखा था कि आवाजें बंद नहीं हुई। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की, वो 1 मिनट में आ गई, पर वो नहीं कर पाए। मेरे दोस्त और फैमिली ने मुझे इसरार दिया क्योंकि उनको पता था कि मेरी बीवी कितनी पागल थी उस टाइम। कैसे भी वो सही था। उसके फ्यूनरल के बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मदद की वो छुपे हुए स्पीकर्स को हटाने में, और हमने तैयारी की एक नई जिंदगी की शुरुआत। हाय, ये मेरी कहानी नहीं, मेरी दोस्त की कहानी है। इससे मिले। ये टिम है। टिम काफी हट्टा कट्टा और 30 साल का है। टिम एक दिन साइड वॉक पर जा रहा था। तभी टिम साइड वॉक पर रुक गया क्योंकि किसी हादसे में उसने अपना मोबाइल फोन खो दिया। वो काफी शांति का दिन था। तभी टिम साइड वॉक पर चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया। तभी उसको मिनी वैन दिखी, क्योंकि मिनी वैन काफी सस्ती होती है। तभी टिम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उस मिनी वैन में बैठ गया। सबसे आगे सीट पर ड्राइवर के साथ एक छोटा बच्चा बैठा। थोड़ी देर बाद उस मिनी वैन में थोड़े लोग और भी बैठ गए। फिर मिनी वैन चलना स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे ने ड्रिंक ऑफर की। आगे वाले 2 लोगों ने ड्रिंक पी ली। फिर उन्होंने टिम को ऑफर की। टिम भी प्यासा था, इसलिए उसने भी ड्रिंक पी ली। तभी उसको चक्कर आने लगे। बेहोश होने से पहले उसने आगे वाली सीट पर देखा। आगे वाले 2 लोग सो चुके थे। अभी वो सीट पर लेट गया और आंख बंद करने से पहले उसने 2 लोगों को बात करते हुए सुना और बाहर एक बोर्ड पर क्रस्ट चिकन फार्म उसको बना हुआ देखा। अभी वो बेहोश हो गया और होश आने पर वो किसी शेड हाउस में था। तभी उसको अपने साथ वही 2 लोग लेटे हुए दिखे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। तभी उसने एक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा पाया। तभी उसको शेड के बाहर से आवाज आई। जब उसने देखा काफी ज्यादा लोग शेड की तरफ आ रहे थे। ये देख के वो काफी डर गया। तभी वो शेड की पीछे वाली साइड से भाग गया। जितना वो भाग सकता था वो भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुबह हो चुकी थी। तभी उसकी बीवी ने उसको इस हालत में देखा।
फिर वो सारा दिन सोया रहा। जब उसको होश आया तब वो 2 लड़कों के बारे में भूल ही गया। तभी उसने पुलिस को सारा बताया। तभी उसने उनको क्रस्ट चिकन फार्म का भी बताया फिर न्यूज़ में उसने सुना कि क्रस्ट चिकन फार्म में 2 लोगों का सर मिला और उनके ऑर्गन्स किसी डब्बे में रखे हुए थे। इसके बाद वो अपने घर से कभी नहीं निकला। मेरा नाम स्पेंसर है। मैं 24 साल का हूँ। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 21 साल का था। तब मैं जॉलीबी में काम करता था। मैं दोपहर के 3 बजे और रात के 3 बजे काम करता था। मेरी रात को जॉब शिफ्ट होती थी। काम करते करते मैं 2 घंटे सफाई भी करता था। मैंने अपनी जॉब से रात के 3 बजे से पहले मैंने छुट्टी ले ली थी। मैं हाईवे से अपने घर जा रहा था। मैं हाईवे के लेफ्ट साइड चल रहा था। चलते चलते मेरे कान में किसी ने बोला, उधर मत जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था और उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। फिर मैं पीछे चलने लगा। घर आकर और खाना खा के मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने मुझे उठाया और उसने कहा कि हाईवे के लेफ्ट साइड पे एक चौकीदार की मौत हुई है और उसके सर में गोली मारी गई थी और कुछ चोर गोली मार के वहां से भाग गए। अगर उस वक्त मैं हाईवे के लेफ्ट साइड पे जाता तो चौकीदार के साथ मेरी लाश मिलती। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। तो उस वक्त चौकीदार की आत्मा ने मेरी जान बचा ली। बात जून और 2024 की है। मैं चेन्नई से दिल्ली जा रही थी। मैं एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। मैं अपना फोन चला रही थी और बाहर खतरनाक बारिश हो रही थी। मेरी फ्लाइट में भी थोड़ा टाइम बाकी था। एयरपोर्ट में काफी लोग बैठे हुए थे। आखिर में अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। वो अजीब तरह से हंसे जा रहा था। वो मुझे ही देखकर हंसे जा रहा था। उसकी हंसी काफी डरावनी सी थी। उसने पैंट कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। ये देखकर मैं काफी डर गई और मैंने उधर मुंह कर लिया। वो आदमी मुझे देख रहा था, इसलिए मैं उसको बीच बीच में देखी जा रही थी। तभी मेरी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। तभी मैं जहाज में टैक्सी लेकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी उस जहाज में है। जहाज उड़ गया और मैं वॉशरूम चली गई। तभी कोई बाहर दरवाजा खटका रहा था। मैंने कहा मैं अंदर हूँ। तभी वो दरवाजा जोर से खटकाने लगा। मैंने हाथ धोकर जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने देखा वो वही आदमी था और वो अभी ही ऐसे ही हंस रहा था। मैं उसको धक्का देकर वहां से चली गई और मैं अपनी सीट में बैठ गई। उसी बीच में मुझे उसके ख्याल आ जा रहे थे। जैसे ही मेरा प्लेन लैंड हुआ, मैं अपना सामान लेकर वहां से चली गई। फिर मैंने टैक्सी ली और एक होटल में मैं रुक गई। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पर्स गायब था। मैंने एयरपोर्ट वालों को कॉल की और मैंने कहा कि मेरा पर्स जहाज में रह गया है। फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट वालों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनको कोई पर्स नहीं मिला। और मैंने एयरपोर्ट जाकर सारा दिन अपने पर्स ढूंढने में लगा दिया, लेकिन मुझे अपना पर्स नहीं मिला।
दिल्ली में मैंने अपने दिन पर्स के बगैर गुजारे। दिन गुजरते गए और मैं अपने घर वापस आ गई। जैसी मैं चेन्नई आई और अपने घर का दरवाजा खोला और दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जैसी मैंने अंदर देखा तो अंदर तोड़ फोड़ हुई थी। मैंने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए और अंदर वही आदमी दिखा और मैंने देखा और उसके पास ही मेरा पर्स था। खैर मैंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने फुटप्रिंट्स चेक किए तो वो एरर दे रहे थे। मेरा नाम यामी है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं 7 साल की थी। इतवार का दिन था। मैं अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी। हम बहुत सी दुकानों से जा चुके थे क्योंकि मुझे शॉपिंग करना पसंद है। तभी हमें एक दुकान दिखी। तभी हम उस दुकान के अंदर चले गए शॉपिंग करने के लिए। मेरी माँ शॉपिंग कर ही रही थी कि मैं चुपके से वहाँ से चली गई। तभी वो दुकान वाले से बात कर ही रही थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम पुकारा। फिर मैं उनकी तरफ जा ही रही थी कि फिर एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, हे तुम भाग क्यों रही हो? फिर मैंने उसे कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। फिर उसने कहा वो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर मैं अपनी माँ के पास चली गई। मैंने एक अजीब चीज नोटिस की कि जिस दुकान में हम जाते थे उसी दुकान में वो आदमी जाता था। उसके पास ना कोई वॉलेट था और ना कोई बैग था। तभी मुझे जोर की टॉयलेट आई। तभी मैं वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चली गई। तभी मैंने देखा टॉयलेट के आगे कोई खड़ा है। तभी मैंने देखा कि उसके जूते आदमी वाले थे। तकरीबन 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी मैंने सोचा कि गर्ल्स टॉयलेट में एक आदमी क्या कर रहा है। मैं ये देखकर डर गई कि वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसने बोला, हे यामी, अंदर सब कुछ ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। वो वही आदमी था। मुझे बाथरूम के कोने में उसकी आंख दिखी। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई। फिर 2 औरतें आई। उनको देखकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। फिर उन औरतों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ा। फिर पुलिस ने उस आदमी को सीसीटीवी कैमरा से पकड़ लिया। अब वो आदमी जेल में है। मुझे इतना डर लगता है। अब जब भी मैं अपनी माँ के साथ कहीं जाती हूँ अपनी माँ से चिपक कर रहती हूँ। सालों पहले जब मैं 7वीं कक्षा में था, मैं अपने दोस्त से बात करता हुआ कहीं जा ही रहा था। तभी हमने देखा कि साइड पे खड़े हुए 2 लोग किसी चीज़ पे हंस रहे थे और वो हंसते हुए आगे भागे जा रहे थे। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी। ना ही हम उसको जानते थे, ना ही हमने उसको करीब से देखा था। हमें उसमें कोई हंसी नहीं आई। हमें नहीं पता चल रहा था कि उसमें हंसने वाला ऐसा क्या है, क्योंकि हमें तो नहीं हंसी आ रही थी। इसलिए हमने अपने सवाल का जवाब लेने के लिए उसके पास चले गए। जैसे ही हम उसके पास गए, हमने देखा वो कि लड़की नहीं, वो एक आदमी था। उसने मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहन रखी थी, लेकिन बाकी बच्चे तो उसके ऊपर पत्थर लकड़ी फेंक रहे थे। वो उन पर गुस्सा नहीं हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके मुंह पे थी। हमारे टीवी पे यहाँ समाचार चल रहा था। समाचार पे मैंने उसी आदमी को देखा। जब मेरी दोस्त एक दिन बाहर चिट्ठी लेने के लिए गई और अपने घर जा रही थी, तभी वो आदमी वहाँ आया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए उसके पास आने लगा और कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्योंकि मेरी दोस्त उन्हीं बच्चों में से एक थी जो उस दिन उस आदमी के ऊपर चीज़ें फेंक रहे थे। मेरी दोस्त ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आदमी मिनी स्कर्ट्स, लैंड टॉप्स और हाई हील्स के साथ उसके घर भागते हुए आ रहा था। वो बाहर दरवाज़ा खटका रहा था, लेकिन मेरी दोस्त ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था।
पुलिस वहाँ आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम में से वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। उसके बाद से हमने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। ये घटना मेरे साथ 2017 में तब घटी जब मैं तकरीबन 15 साल का था। वो काफी अच्छा दिन था। वो हफ्ते का दिन था। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर टैबलेट में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मेरे साथ मेरे मॉम डैड ही बैठे हुए थे क्योंकि मेरी बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई थी। उस टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी मॉम देखने गई कि कौन है। मैंने भी दरवाजे पर देखा। मैं काफी तजस्सुस से देख रहा था कि कौन हो सकता है। मेरी मॉम ने पीक होल से बाहर 2 लोग देखे। उनमें से एक ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और दूसरे ने काली जैकेट पहनी हुई थी। वो पूरी तरह से अनजान लोग थे। हम सब में से उनको कोई नहीं जानता था और हम बिना किसी को अंदर आने नहीं देते थे। मेरी मॉम उनको नहीं जानती थी तो उन्होंने पूछा कि कौन हो। उन दोनों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उनमें से नीली शर्ट वाले ने बोला कि उनको यूज करने के लिए घर चाहिए। ये सुनकर मेरी मॉम थोड़ी तंग सी हो गई। ऐसे कोई भी? मेरी मॉम ने पूछा इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि हमें घर के अंदर आना है। मेरी मॉम ने कहा मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। फिर काली जैकेट वाले आदमी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। मेरी मॉम ने चीख मारी। मैं फिर सोफे से उठ पड़ा। मैं काफी घबरा गया था। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थी। फिर मेरी मॉम ने ऊंची आवाज से कहा पुलिस को कॉल करो। वो आदमी नहीं रुका। फिर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरे डैड को आवाज आई और वो अपनी गन लेकर आ गए। फिर उन्होंने कहा क्या हुआ? फिर दरवाजे की आवाज आना खत्म हो गई। हमें उन दोनों की भागने की आवाज सुनाई दी। मेरी मॉम ने पुलिस को बुलाया। वो 15 मिनट में पहुंच गई। हमने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ भागे और ना ही उनके पास कोई कार थी, तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा वो तभी कुछ कर सकते हैं अगर उनको इस एरिया की सिक्योरिटी कैमरा में कुछ मिला। वो दिन गुजरने के बाद कुछ नहीं हुआ तो हमें लगा कि सब ठीक हो गया है। अगले दिन इतवार की दरमियानी रात मैं लिविंग रूम में था। मैं डिस्कॉर्ड में वॉइस चैटिंग करते हुए अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। हमारी वेकेशंस थी तो हम पूरी रात गेम्स खेलते थे। फिर बाहर से मुझे कुछ आवाज आई। वो आवाज किसी के फुटस्टेप्स की थी। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं कुछ देख कर आता हूँ। मुझे लगा वहां कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने अपना बेसबॉल बैट उठा लिया। मैं दरवाजे को खोलने जा ही रहा था कि किसी ने दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया, जैसे उनके पास हमारे दरवाजे की चाबी हो। मैं एक पल के लिए रुक गया। एक आदमी था जो मेरी ही तकरीबन हाइट का था और वो मुझसे लंबा था। उसने काली शर्ट और कैप पहनी हुई थी। वो मुझे देखकर डर गया और अपने पीछे वाली पॉकेट से कुछ निकालने लगा। मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मैंने बेसबॉल बैट उठा के पूरी ताकत से उस आदमी के सर पर बेसबॉल बैट मारा। वो आदमी दीवार पर गिर गया। फिर मैंने दोबारा पूरी ताकत से उस आदमी के सर के ऊपर मारा। इस दफा वो फ्लोर पर गिर गया और दोबारा नहीं उठा। फिर मैंने देखा कि वहां 2 और लोग थे। उसमें से एक ने मुझ पर गन तान दी। मैं गन को नहीं देख पाया क्योंकि वहां काफी अंधेरा था, पर मुझे पता था कि उसने गन मुझ पर तानी हुई है। फिर उसने गन चला दी और मैं इतना जोर से चीखा जितना मैं चीख सकता था। फिर मैंने हटने की कोशिश की। वो गोली मेरे सर के बिल्कुल साथ से गुजरी। मैं फ्लोर पर गिर गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था और मेरे कान में सनसनाहट की आवाज गूंज रही थी। मैंने मदद के लिए पुकारा और आगे जाने लगा जितना जा सकता था। दूसरे बंदे ने उस बंदे को दोबारा गोली चलाने का कहा। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया और भागने लगा। मैं आंखें बंद करता हुआ भागता गया। मेरी चीख से मेरे सारे घर वाले उठ गए और मेरे डैड ने उन दोनों पर अपनी गन से गोली चला दी और एक को गोली लग गई क्योंकि उसकी चीखने की आवाज आई थी। वो दोनों भागे और एक नीली गाड़ी में बैठकर स्पीड से भागे। मेरे डैड ने गाड़ी पर निशाना किया पर उन दोनों को गोली नहीं लगी, पर गाड़ी पर गोली लग गई। हमने लाइट ऑन करके देखा। जिस आदमी को मैंने बैट से मारा था वो फ्लोर पर अभी भी लेटा हुआ था और उसका खून फ्लोर पर बह रहा था। मेरी मॉम ने मुझे आसरा दिया
और मेरी बड़ी बहन को पुलिस को कॉल करने का कहा, पर हमारे घर इतनी सारी पुलिस आ रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड ने डिस्कॉर्ड से सब कुछ सुन लिया था और हमारे नेबर्स ने भी गन शॉट की आवाज से पुलिस को कॉल किया हुआ था। पुलिस जल्दी आ रही थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया और जिस आदमी को मैंने मारा था उसको हॉस्पिटल ले गए और मुझे नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ और मैं जानना भी नहीं चाहता था। फिर मुझे पता चला ये सब चोरियां करते थे और आपके बारे में कीमती मालूमात भी चुरा सकते थे। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। मैं आज भी सोचता हूँ अगर मैं ना उठता तो वो मेरी फैमिली के साथ क्या कर देते।